पूरे विश्व में 75% भूभाग पर जल ही आपको मिलेगा, 25% भूभाग पर मात्र स्थल है जिस पर हम लोग निवास करते हैं। और जितने भी दुनिया में आप चीज़ देख रहे हैं वो 25% पर ही बना हुआ है। अब कह रहा है जल संग्रहण का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, सबसे अधिक जल आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे अधिक जल आपको मिल जाएगा कहाँ में, महासागर में। कहाँ में, महासागर में। यह जल संग्रहण का सबसे बड़ा केंद्र है, कौन, महासागर। अब आइए हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कह रहा है महासागर को क्या चीज की संज्ञा दी गई है, यानी कि सबसे अधिक जल होती है महासागर में, तो इसको कुछ और नाम से बोला जाता होगा, तो इसको जलधि बोला जाता है, यानी कि अधिकतम जल होता है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जलधि बोला जाता है। तो दोस्तों फिर आइए अगला सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका है विश्व में कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत जल महासागर में पाया जाता है, यानी कि जितना जल है वो महासागर में कितना पाया जाता है, 96.5%। 96.5%। अब आपका अगला सवाल ये भी हो सकता है कि महासागर में कितना प्रतिशत जल मृदु जल होगा, तो महासागर में मान लीजिए 96.5% जल क्या है, इतना महासागर में पाया जाता है, तो मृदु जल यानी कि पीने योग्य पानी। महासागर का जल तो कैसा होता है, खारा होता है, लवणीय होता है, जिसको हम पी नहीं सकते, लेकिन मृदु जल उसमें कितना होगा, 2.5%। कितना, तो 2.5%। अब आपका अगला सवाल है, अब आपका अगला सवाल क्या है, चलिए आइए हम देखते हैं। विश्व में अधिकांश जल किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो सबसे अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश जल पाया जाता है। और जान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध का और दूसरा नाम क्या हो सकता है, अगला सवाल आपका, दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा नाम जल गोलार्ध भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जल की मात्रा यहाँ क्या है, ज़्यादा, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी बोला जाता है। ध्यान से आप ऑब्जेक्टिव को सुन के आप नोटबुक में एक तैयार भी कर सकते हैं, जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। अब अगला प्रश्न क्या रहा है, उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जल है और उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को अस्थल गोलार्ध कहा जाता है। अस्थल का मतलब भूमि, यानी जहां पर हम लोग रहते हैं। आइए फिर अगला सवाल हम देखने की कोशिश करेंगे। भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करता है, यानी विश्व की जितनी जनसंख्या है उतना भारत में कितना प्रतिशत उसका निवास करता है, तो 16%। कितना प्रतिशत, 16%। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला 11 नंबर देख लीजिए कि भारत में विश्व का 16% जनसंख्या निवास करती है। और आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 4% ही मात्र पीने योग्य जल पाया जाता है, मात्र 4%। अब आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है भारत में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक कहां होती है। भारत में उपयोग के योग्य जल संरक्षण की, जल भंडारण की क्षमता कहां होती है सबसे ज्यादा, तो गंगा द्रोणी में। कहां होती है, गंगा द्रोणी में। हम अगला सवाल फिर जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, प्राणियों में कितने प्रतिशत जल का अंश होता है, यानी कि मनुष्यों में कितने प्रतिशत जल का अंश होता है, तो 65%। कितना प्रतिशत, 65%। अब है आपका पेड़ पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश होता है, तो पेड़ पौधों में 65 से लेकर के 99% तक जल का अंश होता है। मनुष्य में हो जाता है आपको, प्राणियों में हो जाएगा आपको 65% और पेड़ पौधे में हो जाएगा आपको 65 से 99% जल की मात्रा निहित होती है। आइए फिर हम अगला सवाल जानेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसको हैं, वैसे नदी घाटी परियोजना जिनके चारों साइड बांध बना, जिनके दोनों साइड बांध बना करके उनसे अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त किया जाता है, वही क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजना से हम बिजली भी तैयार कर सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना से हम सिंचाई भी डेवलप कर सकते हैं, मछली भी पालन कर सकते हैं। तो उसी में कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो आपको शायद याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
इन्हीं के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर भी कहा गया है। अब कह रहा हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल हम चलिए देखेंगे, 17 नंबर सवाल अब हम देखेंगे कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। आइए अब आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे उसमें 200-300 गाँव को मतलब छत बिछत किया जा रहा था, और उसके प्रणेता नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। कौन थे? मेधा पाटेकर। यानी कि वो जो 200-300 गांव को तोड़ा जा रहा था उन्हीं का नेतृत्व कौन किए थे? मेधा पाटेकर। आइए आपका अगला प्रश्न अब है कि बहुउद्देशीय परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? अभी हम आपको बताए थे बहुउद्देशीय परियोजना को नदी घाटी परियोजना भी बोला जाता है। कहीं कहीं आपको दोस्त बहुउद्देशीय परियोजना लिखा रहे तो घबराने की बात नहीं, कहीं कहीं नदी घाटी परियोजना रहे तो घबराने की बात नहीं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बतवा विल बी सेम सेम, डिफरेंट इज तनी मनी। समझ गए? किन्हीं को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए हम अगला सवाल अब देखते हैं। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का एक संस्था है? तो गैर सरकारी। कैसा? गैर सरकारी संस्था, यानी सरकार के द्वारा नहीं है, यानी जिसको हम लोग एनजीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनजीओ। आप दोस्त जान सकते हैं। आप अगला चलिए ये भी बता देते हैं एनजीओ का फुल फॉर्म होता क्या है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल, GOVERNMENTAL, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे गैर सरकारी संस्था इसको बोला जाता है हिंदी में। अगर आपसे कोई पूछ दे या आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी क्या होता है? गैर सरकारी संस्था, यानी ये सरकारी नहीं है। आइए फिर हम अगला सवाल जानेंगे। कहता है वर्तमान भारत में जो ये बिजली उत्पादन होता है, कहता है वो जल से कितना प्रतिशत बिजली प्राप्त किया जाता है? तो जल से 22% बिजली प्राप्त किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या है, वर्तमान भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? तो 22%। अब अगला 22 क्वेश्चन का 22% आंसर। अब आपका कह रहा है कानपुर में कितने चमड़े के उद्योग है? तो 180 चमड़ा का उद्योग है। कानपुर में कितना चमड़ा का उद्योग है? तो 180। कह रहा है जल संसाधन के संकट से निवारण के लिए जल नीति कब स्वीकृत किया गया? तो 1987 ईस्वी में। कब किया गया? 1987 ईस्वी में। अब आपका अगला प्रश्न फिर देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है, जल मिशन के संदर्भ में भूमिगत जल पुनर्पूर्ति पर किसने बल दिया था? यानी कि जल मिशन के संदर्भ में भूमिगत जल को पुनः पूर्ति पर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बल दिया गया। एपीजे जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, एपीजे अब्दुल कलाम। अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तकनीकी विकास से क्या तात्पर्य है? तकनीकी विकास से यानी कि हम तकनीकी के आधार पर, है ना, सो हम विकास कैसे कर सकते हैं? तो उसको विकास कर सकते हैं, जल का हम कम से कम उपयोग करेंगे। जल का उपयोग अगर हम ज़्यादा करते हैं तो आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और जल संकट की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए जल का दोस्तों ज़्यादा उपयोग नहीं कीजिए। आजकल आप देखते होंगे बिहार में वो जो नल जल योजना वाला लाया गया है, 24 घंटा सब खुले छोड़ देता है। किसी को घर से तो पैसा लगता नहीं है, 24 घंटा खुले छोड़ दिया, अब पानी बह रहा है, घंटा का घंटा चल रहा है, पानी बह रहा है। तो दोस्तों ऐसा होगा, अगर उस पानी को हम बर्बाद करेंगे तो आने वाले पीढ़ी में जल का संकट हो जाएगा। और चले जाइए, आपको जल का दिक्कत अगर नहीं बुझा रहा है यहाँ बिहार में, तो आप चले जाइए गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, जल का बहुत भारी दिक्कत है। राजस्थान चले जाइए, आप जल का मतलब समझ जाएंगे कि जल होता क्या है। इसीलिए दोस्तों जल का उतना ही उपयोग करें जो कि आपके काम का है। ये नहीं कि इतना उपयोग कर दे 18 बाल्टी से मुँह कान धोए, काम चलने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है?
विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। कहाँ में? मेघालय, जो कि भारत में स्थित है। और उसके एरिया पूछेगा तो चेरापूंजी, और उसका एरिया पूछेगा चेरापूंजी और मासिनराम। मासिनराम मेघालय में, चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। आप अगला फिर सवाल देखेंगे क्या कर रहा है, विश्व में सर्वाधिक, ये तो आप जान ही गए। और कह रहा है कि राजस्थान में बीरानो जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय, पेय का मतलब होता है पीने वाला जल का जो संचय किया जाता है वो भूमिगत टैंक में यानी धरती के नीचे टंकी बनाया हुआ होता है और उसमें मतलब जैसो रखा जाता है जल। तो उस राजस्थान में वो जो भूमिगत वाला टैंक बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। क्या कहेंगे? टांका कहेंगे। यानी राजस्थान के बीरानो जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल के लिए भूमिगत जो है सो क्या किया जाता है? टैंक बनाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? टांका कहेंगे। क्या कहेंगे? टांका। अब फिर अगला सवाल देखते हैं हम। फिर आपका अगला सवाल क्या कह रहा है कि आपका अगला सवाल है कि बिहार एवं बंगाल में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? यानी ज्यादा जल का हम खपत करने लगे तो कौन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया? फ्लोराइड। कौन सा? फ्लोराइड। यानी कि ज़्यादा जल का क्षति भी नहीं करना चाहिए, आपको जितना यूज का है उतना ही यूज करना चाहिए। कहता है सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ जी? 1874 ईस्वी में सोन नदी घाटी का विकास हुआ, जिसको बहुउद्देशीय परियोजना भी बोला जाता है। और उसके बाद कहता है कि सोन नदी घाटी से कितना मतलब भूमि सिंचित किया जाता है? तो आपको हो जाएगा 3 लाख हेक्टेयर भूमि। 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सोन नदी घाटी परियोजना से सिंचित किया जाता है, यानी कि खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है। अब आपका अगला सवाल है कि सोन नदी की सहायक नदी कौन है? तो रिहंद नदी। कौन नदी? रिहंद नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रिहंद नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सरकार इस नदी से फायदा उठाते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। अब आपका अगला सवाल है बिहार विभाजन से पहले जो है सो इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जाना जाता था? इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जाना जाता था। कदवन जलाशय योजना बिहार को विभाजन से पहले, अब इसका पहले इसका नाम था कदवन जलाशय योजना, अब इसका नाम है इंद्रपुरी जलाशय योजना। तो दोस्तों आपके इस जल संसाधन चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगे हम आपको सारा का सारा इसमें बता दिए। टोटल इसमें 33-34 प्रश्न आपको बने हैं। अगर आप इस सब प्रश्नों को तैयारी कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और हम आपको इसी तरह से जितने भी चैप्टर ज्योग्राफी में दिए गए हैं हम सभी चैप्टर का क ख ग घ अंग अगला कृषि जो भी है सभी चैप्टरों का हम ऑब्जेक्टिव जो है सो देंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव देंगे और उसके बाद आपको उसका सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपको और भी आगे का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर